In this session, we are going to see Chapter 7 जो कि है रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया इन इंटरनल सिक्योरिटी, और ये क्या चैलेंजेस पोज करता है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को मीडिया एंड सोशल मीडिया। अगर मैं मीडिया की बात करूं तो आपने येलो जर्नलिज्म की बात सुनी होगी। येलो जर्नलिज्म जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक ऐसा प्रोग्राम आया था जिसका नाम था यूपीएससी जिहाद। यूपीएससी जिहाद करके एक प्रोग्राम आया था, ये आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इसको बेसिकली सेंसर कर दिया था, इसको टेक डाउन कर दिया था, है ना। तो इसलिए आप लिख सकते हो इसके बारे में कि सरकार ने इसके ऊपर एक्ट किया है ना, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इस ऐसे प्रोग्राम्स के खिलाफ है। तो ये क्या करते हैं भाई, ये कम्युनल टेंशन को बढ़ाएंगे, है ना, कम्युनल टेंशन को बढ़ाएंगे। और उसकी वजह से मान लो दिल्ली विल्ली में एस्पिरेंट लड़ जाए, है ना, दो कम्युनिटी के एस्पिरेंट लड़ जाएं, तो हम क्या, तो दिस इज़ वाई। और ऐसे जो मीडिया होती है ना, जो येलो जर्नलिज्म करते हैं, ये बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। इसी के साथ साथ हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पर जब 2020 में दिल्ली राइट्स हुए थे, तो सबसे पहली बार दिल्ली राइट्स की जो आई वुड से ओरिजिन जो है वो कहा जाता है कि वो इंस्टाग्राम पे थी, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, है ना। तो मेटा पे थी, आप मेटा करके लिख देना, काम हो जाएगा कि मेटा पर ही ये डिबेट स्टार्ट हुए एंड इट कल्मिनेटेड इनटू 2020 दिल्ली राइट्स। इसके बाद अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे हमको दिखता है कि आईएसआईएस जो कि आईसिस है ना, वो अपनी जो आई वुड से रिक्रूटमेंट है वो भी ऑनलाइन करती है। हमने देखा था केरला के बहुत सारे यूथ जो थे वो सीरिया चले गए लड़ने के लिए आईसिस की तरफ से। इन द सेम वे वी ऑल्सो सी दैट कि आईएसआई जो कि पाकिस्तान की एजेंसी है, वो क्या करती है, वो यूथ को रेडिकलाइज करती है और यूथ को ट्रेन करती है, मतलब स्लीपर सेल को रिक्रूट करती है इंडिया के अंदर थ्रू द सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया के नेगेटिव्स हैं। तो अगर इतने नेगेटिव से तो हटा दो, है ना, इतने नेगेटिव से तो हटा दो। नहीं हटा सकते, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव्स भी हैं। जब कोविड-19 हुआ था तो सरकार के पास एक सबसे अच्छा तरीका क्या था यूज़र्स तक पहुंचने के लिए? इट वाज सोशल मीडिया। इन द सेम वे भाई, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, तो ऐसे कैसे हटा देंगे। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो नेशनल यूनिटी में भी सोशल मीडिया हेल्प करता है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के अपने ऑब्जेक्टिव्स की सक्सेसेस को अपने देश को बताया, है ना, उससे क्या होता है कि एक नेशनल प्राइड डेवलप होती है। तो इसलिए सोशल मीडिया के पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। तो इसलिए आप क्या बोलोगे अपने कंक्लूजन में? आप यही बोलोगे कि हमको क्या करना है, हमको रेगुलेट करना है, स्टेक होल्डर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एंड पहला जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए सेल्फ करेक्शन का। तो इसलिए सोशल मीडिया में एसआरओज आनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस आनी चाहिए। तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे दिया कि प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, अब उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। यहाँ पे लिखा है कि भाई मीडिया, कि मीडिया क्या होती है और सोशल मीडिया इसमें डिफरेंट क्या होता है। मीडिया, इट एनकम्पास ऑल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कहते हैं ना भाई, क्या मीडियम है ना, व्हाट इज द मीडियम, व्हाट इज द मीडियम, जैसे कहते हैं ना मोड ऑफ ट्रैवल, या व्हाट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप कहते हो इंग्लिश, है ना। तो मीडिया क्या होता है, एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो व्हाट इज मीडिया? ऑल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, वेदर रेंजिंग फ्रॉम द प्रिंटेड पेपर टू डिजिटल डेटा। खत्म। तो मीडिया क्या होता है? कम्युनिकेट करने के चैनल्स जब जो कि प्रिंटेड भी हो सकते हैं एंड डिजिटल भी हो सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया इज़ वेब बेस्ड और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, जहाँ पर आप क्या करते हो, वेयर विच एनेबल्स यू टू क्रिएट कंटेंट, एक्सेस कंटेंट और एक्सचेंज कंटेंट, है ना। आप क्रिएट करते हो, जैसे अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तुम एक्सेस कर रहे हो, है ना, तुम एक्सेस कर रहे हो। और टेलीग्राम पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी पीडीएफ जो होती हैं उनको शेयर करते हैं, है ना। तो इसे इसको कहते थे एक्सचेंजिंग द कंटेंट, ठीक है। इट इंक्लूड्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है रोल ऑफ सोशल मीडिया इन नेशनल सिक्योरिटी। यूपीएससी ने 2016 में ये चीज़ पूछी थी। तो आप देखो कि बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया नेशनल सिक्योरिटी में क्या है। भाई ये इंटेलिजेंस गैदरिंग में हेल्प करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस दे यूज सोशल मीडिया टू फाइंड पर्सन्स, टू ट्रैक नेटवर्क्स एंड पैटर्न्स एंड इवेंट्स दैट कैन बी एंड इवेंट्स दैट कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि भाई इंटेलिजेंस में सोशल मीडिया हेल्प करती है। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे जो गैंगस्टर्स होते हैं इंडिया में, है ना, व्हाट दे विल डू, वो किसी को कुछ करेंगे और फिर सोशल मीडिया पे डाल देंगे। तो सरकार क्या करती है, सोशल मीडिया की पोस्ट पे उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करती है और उनको ट्रैक करने की कोशिश करती है। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग में हेल्प करता है। ईजियर एंगेजमेंट विद द सिटीजन्स। मान लीजिए कि देश के अंदर, है ना, देश के अंदर कोई ऐसे आई वुड से कि असामाजिक तत्व हैं, राइट, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं।
तो उससे सरकार जो है ना, जो स्टेट है, वो सिटीजन्स के साथ एंगेज करके सिटीजन्स को अवेयर कर सकती है कि सो एंड सो इज़ हैपनिंग। फॉर एग्जांपल जब कोविड की बात आई थी तो ऐसा कह रहे थे ना कि इंडिया में ये हो गया, इंडिया में इतने डेथ्स हो गए, ये हो गए। तो उसका एक एग्जांपल है कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज सोशल मीडिया टू एंगेज विद द सिटीजन्स। यहीं पे एग्जाम्पल भी है कि दिल्ली पुलिस यूजेस सोशल मीडिया टू इशू रियल टाइम अपडेट्स। इसके बाद भाई आप डेटा माइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। सोशल मीडिया में ना मेटा डेटा होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप एक फ़ोटो अपलोड करते हो, ठीक है, उस फोटो का एक मेटा डेटा फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम क्रिएट करता है, जिसमें भाई तेरा नाम होता है, जो जो सोशल मीडिया पे तूने नाम रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऑफ कोर्स जो तेरा यूज़र नेम है वो होगा, तेरा यूज़र नेम होगा। तूने बहुत सारे हैशटैग्स लगाए होते हैं ना, मान लो कि भाई अपने आपने हैशटैग लगाया, हैशटैग इंदौरी। तो सर तो फिर हम तो क्या होगा, मेटा डेटा में आ जाएगा कि हैशटैग इंदौरी है। तो इससे क्या होगा, मेटा डेटा से मैं आपकी लोकेशन पता कर सकता हूँ, है ना, मैं लोकेशन पता कर सकता हूँ। बैकग्राउंड देख के, फिर बैकग्राउंड देखकर मैं क्या बता सकता हूँ कि पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली वो जगह कहाँ पर है। और मैं आपका नाम जान सकता हूँ ताकि मैं जो सरकार के रिकॉर्ड्स होंगे लोकल पुलिस के, उसमें जाके देख सकूँ कि भाई इंदौर में इस लोकेशन में कोई ऐसा क्रिमिनल एक्टिव है कि नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? बढ़िया, है ना। चलिए, तो ऐसे करके डेटा माइनिंग भी कर सकते हैं, जो मेटा डेटा जो कि फ्री में अवेलेबल होता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इस मेटा डेटा का इस्तेमाल करके एआई और बिग डेटा एंड एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे इन्फोर्समेंट अच्छी हो जाएगी। ये कौन कर रहा है, महाराष्ट्र पुलिस करती है, उनके सिस्टम का नाम क्या है, मार्वल। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई पुलिसिंग में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मुंबई पुलिस जो है यूजिंग सोशल मीडिया टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ट्रैफिक रूल्स। सही है ना। अब इससे ज़्यादा बेटर आप क्या लिख सकते हो कि भाई सोशल मीडिया का नेशनल सिक्योरिटी में बेनिफिट क्या है, इट हेल्प्स यू टू गैदर इंटेलिजेंस, तो इंटेल लिख लेता हूँ उसके लिए। दूसरा, भाई सिटीजन एंगेजमेंट इससे बढ़ती है। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया जो होता है वो डिजिटल फुटप्रिंट दे देता है बाकी एक्टिविटीज़ का। फॉर एग्जांपल जो पोस्ट होती है, हर पोस्ट का क्या होता है, मेटा डेटा होता है। हर पोस्ट का मेटा डेटा होता है। और मेटा डेटा जो है, मेटा डेटा का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली अपकमिंग इवेंट्स जो होते हैं ना, अपकमिंग इवेंट्स होते हैं उनको भी ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई इंसान कह रहा है कि दिल्ली का घेराव करेंगे सो एंड सो डेट को। अब आपको पता चल गया ना कि दिल्ली का घेराव सो एंड सो डेट को होगा, तो आप क्या करोगे, आप अपनी सीआरपीएफ को बुला लोगे जम्मू कश्मीर से या कहीं से भी, है ना, कि दिल्ली में ज़्यादा ज़रूरत है। तो इट हेल्प्स यू इन दैट वे कि सोशल मीडिया का मेटा डेटा हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सोशल मीडिया नेशनल सिक्योरिटी में एक चैलेंज की तरह क्यों आता है। हमने देखा कि भाई कम्युनल वायलेंस सोशल मीडिया आगे प्रोपेल कर देता है। फॉर एग्जांपल हमने कम्युनल वायलेंस देखी 2020 की। हम लोगों ने मॉब लिंचिंग देखी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अटैक ऑन माइग्रेंट पॉपुलेशन जैसे हमने देखा था नेपालीज के साथ हुआ था। कहाँ पे हुआ था, हुआ था बैंगलोर में, है ना। नेपालीज का आउट्स हुआ था बैंगलोर में। और वो जो वेव थी वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, वो वेव स्टार्ट हुई थी सोशल मीडिया से। इसके बाद यहाँ पे लिखा है एंटी नेशनल डिसइंफॉर्मेशन। जब हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के समय जो पाकिस्तानी आईटी सेल थी, है ना, वो फैला रही थी ना कि 6 रफाल गिरा दिए, 8 रफाल गिरा दिए, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, अमृतसर एयरबेस उड़ा दिया, ये सब कर दिया। फिर उसके बाद भाई हमारी एयरफोर्स को भी दिखाना पड़ गया था कि भाई ये देखो, अपने सारे एयरफोर्स बढ़िया, एयरबेस भी बढ़िया है, और ये देखो प्रूफ कि हम तोड़ के आए हैं, हमारा टूटा नहीं है, तोड़ना पड़ा है ना। तो एंटी नेशनल डिसइंफॉर्मेशन फैलाना आसान है। टेररिस्ट प्रोपोगंडा आपको दिखता है। फॉर एग्जांपल आईएसआईएस जो है, आईसिस जिसको कहते हैं, इट लेवरेजेस सोशल मीडिया, है ना, जैसे फेसबुक एंड व्हाट्सएप के उनके ग्रुप्स होंगे। और अगर आपको याद हो जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी, है ना, बुरहान वानी जो है ना, उसकी जो डेथ हुई थी, है ना, जो उसकी डेथ हुई थी हिजबुल कमांडर की, है ना, उससे बेसिकली उसको यूज़ किया गया कश्मीर में और ज़्यादा बुरहान वानी लाने के लिए। ऐसा था ना कि तुम एक वानी मारोगे हम 100 वानी लाएंगे, है ना, बुरहान वानी हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा, समथिंग लाइक दिस, ये सब चल रहा था, है ना। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया चैलेंजेस कैसे पोज करता है, कम्युनल लेवल पर, एंटी नेशनल लेवल पे, टेररिस्ट प्रोपोगेंडा, फिर उसके बाद टेरर रिक्रूटमेंट एंड साइबर टेररिज्म। फॉर एग्जांपल एनआईए ने कहा था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा था कि आईसिस ने टेलीग्राम का इस्तेमाल करा टू रिक्रूट द केरला यूथ। ठीक है, और अब हम आप अगर आपको याद होगा तो हमने देखा है कि भाई केरला जो है वो देश की पहली 100% लिटरेट स्टेट बन चुकी है ना, 100% लिटरेट स्टेट बन चुकी है। भाई एक ऐसी स्टेट जो कि इतनी लिटरेसी में हाई है,
ह्यूमन इंडिकेटर्स में अच्छा करती है, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी सब अच्छी है ना, वहाँ की यूथ भी जो है ऐसी ऐसी फालतू की चीज़ों में आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि रेडिकलाइजेशन से कोई इम्यून नहीं है ना। ओनली इम्यूनिटी इज़ टू कीप कीप रेडिकलाइजेशन इन चेक। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखोगे तो सोशल नेटवर्क्स आर एक्सप्लॉइटेड फॉर साइबर थ्रेट्स लाइक सोवा, एंड्रॉयड ट्रोजन। आप देखोगे बहुत सारी जो टेलीग्राम चैनल्स होते हैं वहाँ पे एपीकेज आती हैं, मतलब जो ऐप्स होती हैं जो एंड्रॉयड में इंस्टॉल हो जाती हैं, आपको कहते हैं इंस्टॉल कर लो। भाई तो वो ऐप इंस्टॉल करेगा ना तो उससे क्या होगा, वो ट्रोजन तेरे सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है। और वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजता रहेगा। इसी के लिए सीईआरटी ने क्या किया है, बॉटनेट डिटेक्शन की ऐप बनाई है, बॉटनेट ऐप, है ना। बॉटनेट डिटेक्शन ऐप्स किसने बनाई है, सीईआरटी ने बनाई है। इसके बाद आप देखोगे डीप फेक बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, है ना। डीप फेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो टू क्रिएट सिंथेटिक वीडियोस विच कैन एम्पलीफाई सोसाइटल डिविजन्स एंड पोलराइज कम्युनिटीज़। और डीप फेक जो है वो इंडिविजुअल प्राइवेसी को भी हैम्पर करता है। हमने देखा था ना, अभी हमारी एक इंडियन एक्ट्रेस थी, उनका डीप फेक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा था व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, है ना। फिर उसके बाद भाई क्रिमिनल एक्टिविटी एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी सोशल मीडिया पे होती है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि क्रिप्टो ट्रेड, है ना, क्रिप्टो क्रिप्टो हवाला, ये नया आया है सीन में। फिर इसी के साथ साथ व्हाट्सएप जो होती है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन करती है। एंड टू एंड का मतलब क्या होता है, अगर व्हाट्सएप चाहे तो भी ये चैट को हियर नहीं कर सकती, मतलब व्हाट्सएप चाह के भी आपकी चैट रीड नहीं कर सकती। बट ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए ना कॉर्पोरेट्स पे, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू डू ऑनलाइन। ठीक है, नथिंग, मतलब दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो ऑनलाइन कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं करनी। डोंट शेयर योर पर्सनल पिक्चर्स, डोंट, आई वुड से कि बी माइंडफुल, है ना, कि हम किससे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो थोड़ा केयरफुल रहना ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, है ना। वी डोंट नो हाउ आर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आर गोइंग टू टेक प्लेस। तो कुछ ऐसा नहीं करना जो कि आज से 3-4 साल, 10 साल, जैसे 10 साल तो नहीं, 3-4 या 1-2 साल के बाद आप रिग्रेट करो। तो बी वेरी केयरफुल, है ना। जैसे भाई मेरे को अभी रिसेंटली पता चला कि इफ़ यू आर टेक्सटिंग अ गर्ल आफ्टर 11 PM या आफ्टर 10:30 11 PM, इवन दिस ऑल्सो कम्स इन स्टॉकिंग, है ना। ये भी एक तरीके की साइबर स्टॉकिंग है। और इसके लिए भाई अलग से हमने रूल लॉज भी बनाए हुए हैं साइबर स्टॉकिंग के लिए, आईटी एक्ट बना रखा है ना। तो वहाँ पे तुम भी जाओगे होलसेल में, यूपीएससी तो धरी की धरी रह गई। चलिए, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं समझने की कोशिश करूँगा कि भाई अगर एग्ज़ाम में आएगा ये क्वेश्चन तो हाउ आई विल राइट। फर्स्ट आई विल राइट सोशल मीडिया की इसकी डेफिनेशन क्या है। सोशल मीडिया जो होता है वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जहाँ पे मैं कंटेंट को क्रिएट कर सकता हूँ या एक्सेस कर सकता हूँ या एक्सचेंज कर सकता हूँ। सोशल मीडिया के कुछ प्रोज भी हैं। फॉर एग्जांपल ये इंटेलिजेंस गैदरिंग में हेल्प कर देता है, ये सिटीजन से एंगेज करने में हेल्प करता है, आप डेटा माइनिंग कर सकते हैं और फ्यूचर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस को प्रोटेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस को मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ हमने ये देखा कि पुलिसिंग को ये थोड़ा आसान कर देता है ना, कम्युनिटी ट्रस्ट पुलिस के ऊपर बढ़ाता है। लेकिन इसके नेगेटिव्स भी हैं। कम्युनल वायलेंस हमने देखी, एंटी नेशनल डिसइंफॉर्मेशन हमने देखी, टेरर रिक्रूटमेंट हमने देखी, डीप फेक देखे हमने, है ना। जैसे वो था ना, एक क्या कहते हैं, पुलिस वाला जो स्कैम करते हैं ये लोग, कॉल करके बोलेंगे डिजिटल अरेस्ट, है ना। तो डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट ऐसे करके आपको लिखना है कि डिजिटल अरेस्ट जो था ये भी अभी न्यूज़ में था। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड मनी लॉन्ड्रिंग हमको दिखती है। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो हवाला एंड यूज़ ऑफ टेलीग्राम। ठीक है, यूज़ ऑफ टेलीग्राम एंड क्या कहते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, जैसे कि मतलब गेमिंग गेमिंग कम चैटिंग एप्लीकेशन जैसे कि बीजीएमआई, पबजी, है ना। तो इनका इस्तेमाल हो रहा है, इनके अंदर रूम्स बना के वो चैट करते हैं। तो सरकार को तो लगे ना कि बच्चे गेम खेल रहे हैं, लेकिन वो ऑफिशियल टेररिस्ट हैं। ठीक है। तो ऐसे करके आपको लिखना है। अब भाई अगर इतना ख़राब है तो सरकार क्या बोलेगी, हमको रेगुलेट करना है। लेकिन रेगुलेट करने में थोड़ी दिक्कतें क्या है भाई, हमारा आर्टिकल 19 है, क्या देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है ना। तो ऐसे करके आपको लिखना होगा कि टाइट रेगुलेशंस, मतलब हैवी रेगुलेशंस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वो वायलेट करेगा। हाउएवर हमको लाइट बट टाइट रेगुलेशन करनी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19(2) जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, टू प्रोटेक्ट सॉवरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ, टू इंश्योर देयर इज सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। ठीक है। इसके लिए सरकार ने क्या करा, सरकार लेकर आई आईटी एक्ट 2000। ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पनिशमेंट फॉर साइबर क्राइम,
इंक्लूडिंग हैकिंग, डेटा थेफ्ट एंड साइबर स्टॉकिंग। तो मान लीजिए आप किसी लड़की को ऐसे उल्टे सीधा कुछ भेज रहे हो, है ना, या फिर स्टॉक कर रहे हो, तो भाई अगर उसने कंप्लेन कर दी तो आप जाओगे, बहुत बुरे जाओगे, है ना, दिक्कत हो जाएगी। ऐसा होता है ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ वो पेपर पे तो ऑफ कोर्स उसके इंडिविजुअल पे होगा, बट वैसा होता है ना कि मतलब वो लोग इतने केसेस देखते हैं जहाँ पे लड़के की ही गलती है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अपना एक रूल बना लो कि भाई मतलब फालतू में किसी को चेज नहीं करेंगे, वी विल ओनली चेज वन पर्सन, दैट इज यूपीएससी। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखो क्या बना है, इन आईटी एक्ट बना है ना। एक्ट क्या करता है, एक स्केलेटन देता है। क्या देता है, स्केलेटन देता है। स्केलेटन के अंदर रूल्स बनाते हैं ना, तो रूल्स आप बनाओगे, कल जब तुम आईएएस बनोगे तो यही सब काम करोगे जॉइंट सेक्रेटरी बनने के बाद। तो आपने रूल्स बनाए हैं, उन्हीं रूल्स के नीचे क्या होता है, आप सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज को रेगुलेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि 24 घंटे के अंदर सरकार अगर कोई सेक्सुअल कंटेंट को फ्लैग करती है तो सोशल मीडिया को टेक डाउन करना पड़ेगा। इनको 36 घंटे के अंदर कोई अनलॉफुल कंटेंट है, मान लो कि कोई ऐसा मतलब फालतू का बजट कुछ भी मतलब सरकार के खिलाफ कुछ भी ऐसा बोल रहा है जो कि इलॉजिकल है या फिर उसका एक पोटेंशियल है सोशल अनरेस्ट का, तो 36 आवर्स के अंदर उसको सोशल मीडिया को हटाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया को लगाना पड़ेगा क्या, कंप्लायंस ऑफिसर, जो कि इंश्योर करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स लग रहे हैं। ग्रीवियंस ऑफिसर, जिसको आप कॉल करके बोल सकते हो, है ना। और ग्रीवियंस ऑफिसर तो बिजी होगा, तो इसलिए हर एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, ताकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट का एक अलग ऑफिसर बैठेगा इनके ऑफिस में। तो नोडल ऑफिसर, ग्रीवियंस ऑफिसर एंड कंप्लायंस ऑफिसर, ये सब बैठेंगे। 24 घंटे के अंदर सेक्सुअल कंटेंट को टेक डाउन करना पड़ेगा जो कि विमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर होगा, एंड अनलॉफुल कंटेंट जो कि इट हैज़ टू बी टेकन डाउन इन 36 आवर्स। इसी के साथ साथ सरकार ने सहयोग पोर्टल बनाया है। सहयोग पोर्टल किस लिए, ताकि जो गवर्नमेंट एंड जो डिजिटल या फिर सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज है ना, इनके बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि बाकी प्रोविजंस क्या है, तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल है। भाई यही आपका देखेगा, जब भी आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड या कुछ होता है तो आप इसके पास जाते हो, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल। हमारे प्राइम मिनिस्टर को नेशनल सिक्योरिटी पे एडवाइस करने के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक इम्पॉर्टेंट वर्टिकल की तरह देखा जाता है। हमने साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है। ये किस लिए बनाए, ऐसा होगा ना कि भाई आप ट्रैक करोगे उस साइबर क्रिमिनल को ऑनलाइन, लेकिन पकड़ोगे कैसे, मैं थोड़ी बोलोगे भाई वीडियो कॉल पे हैंड्स अप, जाना पड़ेगा ना फिजिकली, है ना। तो इसलिए दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी हो, उसके लिए क्या बना है, साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है कि नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया क्या है। जैसे ही सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात सरकार ने करी, तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारे जो लिबरल्स हैं ना, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे थे कि ये गलत है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को स्टाइफल करता है ना। तो उन्हीं के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे मतलब उन्हीं के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि आर्टिकल 19 की वॉयलेशन है और हमको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप ये हमको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सरकार ने क्या बोला कि हम एसआरओ बनाएंगे, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे। एंड अल्टीमेटली यूपीएससी आपसे बोलेगी कि वाई डू वी नीड टू रेगुलेट सोशल मीडिया। तो आप कहोगे भाई कम्युनल वायलेंस हो जाती है ना। अब हमने देखा कि भाई टेरर रिक्रूटमेंट यहाँ पर हो रही है। हमने देखा कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं। नेशनल मतलब स्टेट के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा टूल्स हमने देखे वो यहाँ पे यूज़ होते हैं ना, प्रोपोगेंडा टूल यूज़ होते हैं, है ना। जैसे अभी कुछ लोग मतलब ऐसे कि मतलब हमारे जो फादर ऑफ द नेशन है उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लग गए थे, कहीं सुना होगा कुछ उल्टा सीधा, तो उनके खिलाफ बोलने लग गए, तो प्रोपोगेंडा भी होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको कर्ब करने के लिए सरकार को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इससे होगा क्या, इट विल इंश्योर सोशल हार्मनी, इट विल इंश्योर कि इलेक्शंस में इंटीग्रिटी रहे, एंड इट विल ऑल्सो इंश्योर कि नेशनल सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं वो भी बैलेंस रहेंगे। इलेक्शन इंटीग्रिटी की अगर मैं बात करूँ, तो जब दिल्ली इलेक्शंस हो रहे थे, है ना, तो जो दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, इनका एक डीप फेक या फिर आई वुड से एआई जनरेटेड वीडियो जो है वो स्प्रेड हो गया, जिसके अंदर मतलब जो इन्होंने कहा था उसी की बात को ट्विस्ट करके कुछ अलग ही सेंस बना के अपलोड कर दिया, है ना। तो ये सारा नाटक भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन रेगुलेटिंग सोशल मीडिया। भाई इंसान की प्राइवेसी को भी तो देखना होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप छू नहीं सकते। इंक्रिप्शन होती है, मैंने कहा ना एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन होती है, कि मतलब आप जो व्हाट्सएप पे भेज रहे हो सरकार चाह के भी उसे सुन नहीं सकती, ऐसा मतलब पेपर में तो ये कहा जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है। भाई रैपिड चेंज हो रहा है सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी में, है ना, तो इसलिए अडेप्टिव रेगुलेशन बनानी पड़ेगी जो कि इफेक्टिव भी रहे, है ना।
क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि रेगुलेशंस पुरानी हो गई, जैसे अभी कह रहे थे कि एआई को कैसे रेगुलेट करें। एआई को रेगुलेट करने के लिए अगर आप लॉ लेकर आओगे तो भाई लॉ चेंज होता है भाई, उसको वो लॉ आने के लिए लग जाएंगे, मतलब मान लो कि 6 महीने लग गए लॉ को आने में, है ना। पहले लॉ बनेगा, फिर कमिटीज़ उसको देखेंगी, फिर लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी, प्रेसिडेंट साहब पास करेंगे, है ना। तो इसलिए कह रहे थे कि एआई के अंदर लॉज आप कॉम्प्रिहेंसिव मत लेकर आओ, एक ब्रॉड स्केलेटन लेकर आ जाओ। और आप क्या करो, आप बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन इनको बोलो कि एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशंस बना दो कि टॉप एआई कंपनीज मिलकर एक सेल्फ रेगुलेशन अथॉरिटी बना लें, ऑर्गेनाइजेशन बना लें, और ये अपने आप को रेगुलेट करते रहें। इसी के साथ साथ ज्यूरिसडिक्शनल चैलेंजेस भी हैं। फेसबुक के ऊपर हम केस करते हैं, फेसबुक कहता है भाई हम तो फॉरेन कंपनी है ना, हमारा जो ज्यूरिसडिक्शन है वो यूएसए में है, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मत जाओ, आप यूएसए की जो फेडरल कोर्ट है ना, यूएसए की जो फेडरल कोर्ट है वहाँ पे जाके हमारे खिलाफ केस करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर वे फॉरवर्ड क्या है, सिंपल सी बात है भाई, नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी होनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन की तरफ ही हमको जाना चाहिए। सोशल मीडिया को सरकार रेगुलेट नहीं कर सकती, सेल्फ रेगुलेशन सबसे बेस्ट रेगुलेशन होती है। ठीक है। आप देखो, इसके अंदर ना आपको अगर जीतना है तो आप कैसे जीतोगे, आप जीतोगे विद एग्जाम्पल्स, है ना। आप जीतोगे विद एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम ने क्या किया है, मतलब एआई का जो टैग है उसको मैंडेटरी कर दिया। अगर कोई भी एआई जनरेटेड वीडियो है तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि दिस इज़ एआई जनरेटेड। अब अगर आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो, है ना, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो तो वहाँ पे यूट्यूब आपसे पूछता है, मतलब जैसे अभी मैंने ये लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करी तो जब तक मतलब मुझे ना यूट्यूब एक प्रॉम्प्ट भेजेगा कि क्या ये एक ऑल्टर्ड कंटेंट है जो आप दिखा रहे हो, समझ रहे हो, ऑल्टर्ड कंटेंट है। तो आई वुड से कि नहीं नहीं ये कोई ऑल्टर्ड कंटेंट तो नहीं है, देन आई विल मूव अहेड एंड डू माई लाइव स्ट्रीम। कि यूट्यूब भी मेरे को पुश कर रहा है कि भाई अगर मेरा ऑल्टर्ड कंटेंट होगा तो वहाँ पे यूट्यूब लिख देगा ना कि दिस कंटेंट इज ऑल्टर्ड, है ना, मेड फॉर आई वुड से फन पर्पसेस या एजुकेशनल पर्पसेस, ऐसे कुछ लिख देगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब फेक न्यूज़ की बात करते हैं। फेक न्यूज़ के साथ साथ एक और जो टॉपिक हमको देखना है वो है डीप फेक। ठीक है, वो साथ साथ में देखेंगे। और यूपीएससी मुझे लग रहा है ना कि भाई अगले साल ये पूछ सकती है एल्गोरिदमिक रेडिकलाइजेशन, इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है अगले साल, क्योंकि ये अभी ना न्यूज़ में था कुछ समय के लिए। ठीक है। फेक न्यूज़ क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई, डेलिबरेटली फेक न्यूज़, है ना। फेक न्यूज़ जैसे मतलब मान लो भाई मैंने कहा कि भाई गोविंद की भैंस पानी में डूब गई, ये मैंने सुना था, है ना, मैंने सुना था, है ना, कहीं सुना था तो बता दिया, ये फेक न्यूज़ नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँ कि गोविंद ने अपनी भैंस पानी में डुबा दी जानबूझ के, है ना, क्योंकि वो दूध नहीं देती थी, तो ये फेक न्यूज़ हो गया। क्यों? क्योंकि मैं डेलिबरेटली फैक्ट को क्या कर रहा हूँ, फैब्रिकेट कर रहा हूँ, है ना। तो डेलिबरेटली फैब्रिकेटेड एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड विद इंटेंट टू डिसीव, हार्म और मैन्युपुलेट पब्लिक ओपिनियन। भाई इससे प्यारी और इससे सिंपल नहीं आ सकती फेक न्यूज़ की डेफिनेशन। फेक न्यूज़ क्या होती है, सिंपल सी बात है, इट इज़ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या डेलिबरेटली फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन, दोनों में से एक भी लिखोगे चलेगा, विद इन इंटेंशन टू डिसीव, हार्म और मैन्युपुलेट पब्लिक ओपिनियन। जैसे कि अभी देखो, अभी वो जो आया था यूपीएससी जिहाद, है ना, कि सारे मुस्लिम जो हैं वो यूपीएससी ज्वाइन कर रहे हैं, ये तो मतलब डिसीव करने की बात है। हार्म की बात करें तो ये कह देंगे कि ये देखो हमारा मस्जिद तोड़ दिया, ये हमारा मंदिर तोड़ दिया, है ना, उसकी वजह से वायलेंस हो जाएगी, हार्म। एंड मैन्युपुलेट पब्लिक ओपिनियन, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसमें मान लो कि ये लोग कहते हैं कि सो एंड सो पर्सन या सो एंड सो इंडिविजुअल जो है ना, उसने एक 110 करोड़ के, अभी एक आईएएस ऑफिसर का भी हुआ था, है ना, तो उनके खिलाफ फेक न्यूज़ स्प्रेड कर दी कि भाई इन्होंने 10 करोड़ रुपए लिए अपना मतलब एक टेंडर पास कराने के लिए, और 10 करोड़ रुपए अपनी जेब में रख लिए, और इन्होंने अपनी एथिक्स की किताब लिखी है। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब फालतू की बात है। तो ऐसे करके कि आप क्या कर रहे हो, पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट कर रहे हो, डिसीव करना चाहते हो सरकार पब्लिक को, और हार्म करना चाहते हो लोग किसी को, है ना। भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉजेज ऑफ फेक न्यूज़ क्या है, पहला है भाई पॉलिटिकल एंड प्रॉफिट मोटिव। फॉर एग्जांपल आप किसी कह दो कि, जैसे कि आप कह दो कि डेयरी मिल्क में कीड़े मिलते हैं, तो डेयरी मिल्क के जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वही ऐसी फेक न्यूज़ फैलाएंगे ना, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हो नेगेटिव मार्केटिंग। क्या कहते हो, नेगेटिव मार्केटिंग। कि भाई मेरा मेरा ब्रांड जो है वो ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि मेरा कंपटीशन ऊपर जा रहा है, तो मैं अपनी कंपटीशन की नेगेटिव मार्केटिंग कराऊंगा। और ये एक फिनोमिना है जो कि आपको यूट्यूब पे दिखता है। तो आपके यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं, डज नॉट मीन कि भाई वो पूरा का पूरा सच है। ठीक है। तो यहाँ पे और इसी के साथ साथ पॉलिटिकल में भी होता है फेक न्यूज़। जैसे अगर आप देखोगे तो किसी भी, जैसे होता है ना कि
एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके खिलाफ फेक न्यूज़ फैला दिया कि इसके लीडर ने ये बोला ये बोला ये बोला, है ना, इन्होंने ये किया ये किया ये किया, ऐसे करके। तो आप मतलब जैसे आप, मैं ना यूएस मैं इंडियन इलेक्शंस का एग्जांपल नहीं लूँगा, मेरे पास तो चार चार एग्जांपल आ रहे हैं इंडियन इलेक्शंस के टाइम क्या फेक न्यूज़ स्प्रेड हुई थी। बट वही ना कि मतलब मैं अपने आप को रिस्ट्रेन करूँगा इंडियन इलेक्शन का लिखने से। आई वुड राइट अबाउट यूएसए के इलेक्शन, कि यूएसए इलेक्शन के समय हमने देखा कि फेक न्यूज़, है ना, फेक न्यूज़ और एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ। फिर इसके बाद मीडिया सेंसेशनलाइजेशन, ये भी फेक न्यूज़ का ही काम करती है। मतलब टीआरपी ड्रिवन एग्जैजरेशन विदाउट कंटेंट वेरिफिकेशन। जैसे अगर आपको याद हो, वो आप ना पूरा नहीं लिखते हो, आप आईएएस हो, आईएएस जो होते हैं ना वो इंडिकेशन से बताते हैं कि उन्हें आता है ना, वो एक्सप्लेन नहीं करते। आप एक्सप्लेन करोगे तो क्या होगा, आप अपनी न्यूट्रलिटी को लूज़ करने लग जाते हो, है ना। आप इंडिकेट कर देते हो कि हाँ ये मुझे पता है। जैसे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टीआरपी ड्रिवन एग्जैजरेशन, एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत केस हो गया। ठीक है, चलिए। इसी के साथ साथ भाई फेक हेल्थ क्योर, आपने देखा होगा वो दवाई आई थी ना, कहते कोरोनिल। मैं तो उसके बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पेनल्टी लगा दी कि ये सब हम नहीं सुन रहे, हमको पेनल्टी देनी पड़ेगी, है ना। कोरोनिल का हुआ था कि कोरोनिल से कोरोना ठीक हो जाता है, जबकि उसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया था। लोगों ने चैलेंज करा और उसके बाद नाउ दे हैड टू गिव पेनल्टी। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि फेक फेक हेल्थ क्योर्स या फिर फेक कोविड क्योर्स, उसके बारे में जो मेडिकेशंस आई थी, हर्बल मेडिकेशंस, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप लिखोगे अबाउट द सुशांत सिंह राजपूत केस। तो वो सारी फेक न्यूज़ थी ना कि मतलब जो जो लेडी उसमें इन्वॉल्व थी, उन्होंने ये कर दिया, काला जादू कर दिया, जस्ट बिकॉज शी केम फ्रॉम बंगाल, है ना। तो मीडिया सेंसेशनलाइजेशन से क्या होगा, फेक न्यूज़ फैलेगी और फिर लोगों को लगने लगेगा कि हर बंगाली जो है वो काला जादू करता है। लैक ऑफ रेगुलेशन भी है फेक न्यूज़ में। अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स है लाइक व्हाट्सएप, इट अलाउज अनचेक्ड रूमर प्रोपोगेशन। सेम थिंग टेलीग्राम के साथ भी थी, कि टेलीग्राम का जो सीईओ था, है ना, ये इसको कह दिया कि भाई तुम रेगुलेट करो। ये कहता है मैं नहीं करूँगा, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करता हूँ। एक बार ये किसी यूरोपियन कंट्री, मेरा ख्याल है फ्रांस में गया, इसको धर लिया वहाँ पे, इसको धर लिया और फिर इसको बोला कि अब करेगा, बोलता है हाँ करूँगा। तो अब टेलीग्राम के ऊपर से जो एक्सप्लिसिट कंटेंट है वो धीरे धीरे हटता जा रहा है। ठीक है, अब आप देखोगे जो कोचिंग अकेडमीज़ के वीडियोस वहाँ पे आते हैं ना, उनको कॉपीराइट भी पड़ता है। चलिए, फिर इसके बाद डिजिटल इलिटरेसी है और कन्फर्मेशन बायस होती है। कन्फर्मेशन बायस का मतलब क्या होता है भाई, जो मेरे बिलीव्स है ना, मेरे बिलीव्स को कन्फर्म करने वाली हर न्यूज़ को मैं ट्रू मानूंगा। समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए कि मेरा बिलीफ है कि क्या बिलीफ रखूं, मेरा बिलीफ है कि अगर अगर मान लीजिए मैं फेक न्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ, मेरा बिलीफ है कि भाई भाई रिलीजन के अलावा और कोई बिलीफ आता भी नहीं है जो कि फेक न्यूज़ की वजह से एक्सप्लॉइट हो जाए। हाँ, चलो, मेरा बिलीफ है कि भाई प्रोटीन पाउडर से इंटेस्टाइन्स वीक होती हैं। ठीक है, प्रोटीन पाउडर से इंटेस्टाइन वीक होती है, मेरा बिलीफ है कि मैंने प्रोटीन पाउडर खाया और मेरे को उससे दिक्कत होने लगी डाइजेशन की। अब क्या हुआ, मुझे एक वीडियो आया जिसने बताया कि सो एंड सो पेपर में ये लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है और ये बात एकदम सही है। तो मैं क्या करूँगा, अपना बिलीफ पक्का कर लूँगा कि ये बात एकदम सही है और मैं उसको लाइक कर दूंगा, है ना। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे ना, तो आप अगर अपने पेरेंट्स को या किसी एल्डर को समझाओगे नहीं नहीं सब ऐसा नहीं होते, लोग अच्छे होते हैं, तो वो आपको कहेंगे चुप बे, तुझे ज़्यादा पता है, हमने दुनिया देखी है। तो क्या होता है कि आप अगर मतलब कि बेसिकली ना वो उनका उनके अंदर एक कन्फर्मेशन बायस आ गई कि जो उनके बिलीव्स के बारे में बोलेगा, है ना, वो सही है। और क्या दिक्कत क्या होती है, पीपल लैक वेरिफिकेशन स्किल्स। एंड इसी के साथ आप कहोगे कि मतलब ट्रुथ तक, मतलब वी डोंट हैव द वैल्यू, सोसाइटल वैल्यू नहीं है टू रीच द ट्रुथ, है ना। इसीलिए हमको सेंसेशनलाइज न्यूज़, मसाला हमको पसंद है ना, हमें मसाला और गॉसिप पसंद है रैदर देन द ट्रुथ। ठीक है, तो लीगल रेमेडीज़ क्या होती हैं, लीगल रेमेडीज़ हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जर्नलिज्म के एथिक्स जो होते हैं ना, उनके कंप्लेंट्स को देखती है। तो अभी अभी आपने देखा भी होगा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक न्यूज़ चैनल को कहा था कि आपको पब्लिक अपॉलॉजी इशू करनी पड़ेगी, तो उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी इशू करी थी 2 सेकंड की। फिर इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है ही, ये टीवी न्यूज़ चैनल्स को रेगुलेट करती है। आईटी एक्ट है भाई, ये किसके लिए होगा, सोशल मीडिया के लिए ना, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको फेक कंटेंट जो उसके ऊपर आता है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है 19(1)(a) के नीचे, इट विच इंश्योर्स फ्री स्पीच वाइल कर्बिंग मिस यूज थ्रू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो आर्टिकल 19(2) आप लिख सकते हो ऐसे करके, 19(2). फिर इसके बाद चैलेंजेस क्या है भाई, एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन होती है, ज्यूरिस्डिक्शन का इशू होता है, फ्री स्पीच को हमको बैलेंस करना होता है, ये हम ऑलरेडी ऊपर
देख चुके हैं, वही सेम चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना। अब जब डीप फेक की चैलेंजेस पोस्ट बाय डीप फेक, तो आप देख रहे हो ना कि मतलब वही सेम चीज़ें आपको पढ़नी है, तुझे डीप फेक के बारे में पता होना चाहिए। भाई प्लीज़ यहाँ पे जाके आर्टिकल 19 के बारे में ज़रूर लिखना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और फिर आप क्या बोलोगे कि अगर आर्टिकल 19(1) आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, तो आर्टिकल 19(2) स्टेट को पावर भी देता है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सके। और हमको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगानी है? ताकि समाज में क्या रहे, सोशल ऑर्डर रहे। जो गवर्नमेंट है ना, जो पॉपुलर गवर्नमेंट है ना, उसके खिलाफ आई वुड से कि कोई, चलो पॉपुलर गवर्नमेंट छोड़ो, आप ये लिखोगे कि आप कोई कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, एंटी नेशनल एलिमेंट्स की जो ग्रोथ है इंडिया के अंदर, उसको काउंटर किया जा सके। आप कहोगे कि एक्सटर्नल स्टेट और नॉन एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स को कि जो इन्फ्लुएंस इंडिया के अंदर है ना, उनको कंट्रोल किया जा सके, आप ऐसे लिखोगे। आप कहोगे कि एल्गोरिदमिक रेडिकलाइजेशन को टेम करने के लिए भी हमको चाहिए ऐसी लेजिस्लेशन। तो भाई सच में सरकार के पास पावर होनी चाहिए। आप डीप फेक्स देखो, डीप फेक क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो स्नैपचैट के इन सब पे फिल्टर आते थे, इंस्टाग्राम पे, कि आपका फेस हटा के धोनी का फेस लग सकता था, है ना, तो ऐसा करके। अब क्या हुआ, एआई से भाई वो 2 सेकंड में हो जाता है। तो हमने देखा कि भाई डीप फेक, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, ऑडियो, मतलब अगर मेरे पास, आपने देखा होगा ना कि हमारे बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मूवी स्टार्स हैं, उनके ऑडियो गाने आते हैं कि मतलब मैं ढूंढने को जमाने में, तो वो गाना जो है वो हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर गा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, ये सब डीप फेक मतलब एआई टेक्नोलॉजी से होती है, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या होगी, अगर ऐसे ऑडियो एंड वीडियो बनेंगे तो उससे क्या होगा, हमने देखा डिजिटल अरेस्ट में इसका होता ही है। इसी के साथ साथ स्कैम होते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे सर मैं सो एंड सो से बात कर रहा हूँ, आपका शुभ नाम, वो आपका नाम पता कर लेंगे, मान ले तूने कहा मेरा नाम शुभ है। फिर उसके बाद वो कहेंगे सर आप कहाँ से हो, तुमने कह दिया सर मैं इंदौर से हूँ, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने आपको कह दिया कि सर हम आपको फ्री कोचिंग देंगे, बट हमको आपके पेरेंट्स से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, आपको फ्री यूपीएससी की कोचिंग मिलेगी, हम सो एंड सो उससे बोल रहे हैं। तो भाई तूने बोला हाँ मुझे तो ये चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर आप एक काम कीजिए, अपने पेरेंट्स का नंबर दीजिए। आपके पेरेंट्स का नंबर मांगा उन्होंने बोला पेरेंट्स कहाँ तक पढ़े, तो तुमने कहा कि मेरे पापा 10th तक पढ़े, मम्मी 8th तक पढ़ी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये आपके पापा को कॉल करके बोलेंगे कि सर, कि मतलब आपके पापा को कॉल करेंगे, और जो तुमने रिस्पांस दिया ना अभी तक अपनी वॉइस में, उसी को मॉड्यूलेट करके ये ऐसा मतलब एक वो बना देंगे कि मम्मी मम्मी ये हो गया, ये वाले अकाउंट में पैसे भेजो, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये लोग कह रहे पुलिस केस कर देंगे, जल्दी पैसे भेजो, ऐसे इतना करके भेज देंगे। और यूपीआई आईडी दे देंगे, और तुम्हारे पेरेंट्स बेचारे है ना वो पैसा भेज देंगे। तो इस ऐसे करके भी स्कैम होते हैं। तो ये सब डीप फेक की वजह से हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपकी ही वॉइस को लेकर, आपकी वॉइस को वो सैंपल ले लेंगे, और उससे फिर वो कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, वॉइस सैंपल लेके। तो आप देखोगे इससे डेमोक्रेटिक डिसरप्शन होती है। फॉर एग्जांपल डीप फेक वीडियो ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल गिविंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स बिफोर इलेक्शंस। फिर उसके बाद लायर्स डिविडेंड भी होता है, ये मैं इसके ऊपर थोड़ी देर में आता हूँ। फिर उसके बाद देखो साइबर फाइनेंशियल क्राइम, एग्जाम्पल बिजनेसमैन इन बैंगलोर डूप्ड यूजिंग एआई जनरेटेड वॉइस इन अ फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम, है ना। कि अब वो मान लीजिए कि ये बिजनेसमैन है, ये किसी से इन्वेस्ट करवाता होगा, तो उस इंसान की वॉइस जो थी उसका इस्तेमाल करके भाई इससे दूसरे ही अकाउंट में पैसे मंगवा लिया, आरटीजीएस करवा लिया। जेंडर्ड हैरेसमेंट, फॉर एग्जांपल डीप फेक ऑब्सीन वीडियोस ऑफ इंडियन एक्ट्रेसेस सर्कुलेटेड ऑन व्हाट्सएप। फिर इसी के साथ साथ हाइब्रिड वॉरफेयर, फेक वीडियो ऑफ इंडियन आर्मी असॉल्टिंग कश्मीरी सिविलियंस शेयर्ड बाय पाकिस्तान ट्विटर हैंडल्स इन 2022। कि मतलब ऐसे दिखा दिया कि मतलब मान लीजिए कि वो जो वीडियो है वो कहीं अर्मेनिया अजरबैजान का है, तो ये लोग क्या करेंगे, उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर इंडिया का फ्लैग लगवा देंगे डीप फेक वीडियो बना के, तो लगेगा कि भाई ये इंडिया का वीडियो है ना। ये सारे नाटक वो लोग करते हैं। तो बहुत डीपली ऐसे देखोगे तो समझ में आएगा भाई ये गलत है। तो आप देख रहे हो ना कि हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है, जेंडर्ड हैरेसमेंट हो रही है। फिर इसके बाद फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर साइबर एंड फाइनेंशियल क्राइम्स, डेमोक्रेटिक डिसरप्शन। लेकिन आप एक और दिक्कत क्या है, लायर्स डिविडेंड क्या होता है, मान लीजिए आपने देखा होगा किसी का अगर कोई वीडियो लीक हो जाए, या फिर मान लीजिए कि किसी का कोई मतलब मान लीजिए कि उसने कुछ गलत कह दिया, तो वो कहने लग, किसी पॉलिटिशियन ने मतलब गुस्से में आके किसी को थप्पड़ मार दिया, कुछ कर दिया, तो वो कहते थे कि ये डीप फेक है ना, कि ये जो है ये एआई का वीडियो है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इसको हम कहते हैं लायर्स डिविडेंड, कि डीप फेक वीडियो से क्या हो रहा है, जो झूठे लोग हैं, है ना, उनको भी फायदा हो रहा है। ध्यान से देखो कितने प्यारे प्यारे डायमेंशंस हमने बनाए हैं। और मैं फिर से आपको ना वही सेम चीज़ कहूँगा जो मैंने लास्ट वीडियो में कही थी,
कि आप पेस्टल अप्रोच लगाना, PESTEL, ठीक है, लगा के देखते हैं। पॉलिटिकल लेवल पे डीप फेक वीडियोस बनेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के बन गए। इकोनॉमिक लेवल पे हमने देखा कि वो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, है ना, AI जनरेटेड वॉइस के थ्रू, जैसे बैंगलोर के अंदर हुआ। फिर उसके बाद सोशल लेवल पे हम कहेंगे AI से वो लोग क्या करते हैं, कम्युनल टेंशन्स को बढ़ा सकते हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम ये सब नाटक करेंगे, या अपर कास्ट लोअर कास्ट कर देंगे। फिर इसके बाद मतलब मान लो कि पूरे के पूरे ऐसे मतलब किसानों को वो करने के लिए इन लोगों ने पार्लियामेंट का एक डीप फेक बना दिया कि आज से कोई भी एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा वो सरकार होगी। किसानों को समझ में नहीं आया, किसान जो है प्रोटेस्ट करने आ गए, और हमारी पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसी चीज़ में लग गई कि भाई हम किसानों को समझाएं कि ये नकली वीडियो है ना, ऐसे करके। फिर इसके बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल तो ठीक है, इकोलॉजिकल ठीक है, लीगल में आप क्या लिख दोगे, लीगल में आप लिख दोगे कि इसके लिए IT एक्ट या IT रूल्स हमने बनाए हुए हैं, है ना। सो दिस इज़ हाउ यू राइट इन द एग्जामिनेशन। इसलिए मैंने कहा था GS3, सो इंटरनल सिक्योरिटी में ना आप पेस्टल अप्रोच इस्तेमाल करो, कोई नहीं कर रहा, नंबर मिलते हैं भाई, ठीक है। बस स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपको चाहिए। भाई देखो, ये वाला जो है भाई इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये मतलब दिस इज़ समथिंग फॉर विच यू विल गेट मार्क्स। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर अब आप स्पेशलिस्ट हो गए हो, ये हर कोई लिख लेगा, ये नहीं पता होता। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि OS इंट मतलब ऑपरेटिंग OS इंट मतलब इंटेलिजेंट OS। वैसे तो OS इंट टूल्स होते हैं जो कि जैसे कि इनविड हो गया या फिर गूगल रिवर्स इमेज हो गया, इसका इस्तेमाल करके आप पता कर सकते हो कि वो वीडियो फेक है या असली है। आप IP एड्रेस की ट्रैकिंग कर सकते हो, जिससे आप जान सकते हो कि वो डीप फेक वीडियो किसने अपलोड करा है और कहाँ से वो अपलोड हुआ। फिर इसके बाद आप मेटा डेटा की एनालिसिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप वीडियो और इमेज की प्रॉपर्टीज़ को देखते हो, है ना। फेशियल रिकॉग्निशन, ये भाई ये मेरा फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में भी था, बहुत बहुत मस्त टेक्निक होती है ये फेशियल रिकॉग्निशन एनालिसिस। इससे क्या करते हो ना, आप इनकन्सिस्टेंसीज देखते हो किसमें, ब्लिंकिंग में और लिपसिंक में, है ना, जो मतलब आप जूम करके देखते हो कि वो जो वीडियो है वो असली है नकली है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि आप AI पावर्ड फॉरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो बाय अंडर टेस्टिंग बाय द CERT.in, है ना। तो समथिंग लाइक दिस आई विल राइट, मैं लिखूंगा कि हाँ AI जो है ना, AI का जो मिस यूज़ है ना, उसको रोकने के लिए भी AI ही बनाना पड़ेगा। और ऐसा ही AI कौन बना रहा है, CERT.in बना रहा है कि इट ऐसे फॉरेंसिक टूल्स जो होते हैं वो इट इज़ अंडर टेस्टिंग बाय द CERT.in। तो अब क्या हो रहा है ना भाई, जब तू मेरे साथ ये पढ़ रहा है तो क्या होगा कि तेरे दिमाग में ना कुछ चीज़ें रह जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल तेरे दिमाग में CERT.in आएगी, फिर उसके बाद तेरे दिमाग में आ सकती है लेट्स से साइबर सुरक्षित भारत, है ना, ऐसे करके आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या था, साइबर स्वच्छता केंद्र, है ना। फिर उसके बाद CERT.in। तो ये सारी सारी चीज़ें ना आपके आंसर को ना एक एक मतलब वैल्यू ऐड करती हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट ना बुद्धुओं की तरह क्या करते हैं, एंड में जब मेंस आएगा ना तो मोटे मोटे PDF बनाएंगे, मोटे मोटे ऐसे कोचिंग अकेडमी के फैक्ट वो सब पढ़ेंगे। भाई तेरे को एग्जाम में याद थोड़ी रहने वाले, है ना। तुझे क्या याद रहेगा, तुझे ये सब तब याद रहेगा, मान ले कि UPSC का IAS का रैंक इधर निकलता है, तुझे यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा अपने अपने उसको लेकर, क्या आई वुड से कि अपने अंडरस्टैंडिंग एंड अपने फैक्ट्स को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यू विल फॉल व्हेन यू आर राइटिंग ना इन द एग्जामिनेशन। तेरा जो दिमाग होता है वो एकदम मतलब फटीग में होता है ना, यू हैव अ फटीग व्हेन यू आर राइटिंग GS3 स्पेशली। क्यों? क्योंकि GS1 GS2 और ऐसे तो ऑलरेडी लिख के बैठा ही हुआ है, तो ब्रेन जो होता है ना फटीग पे होता है। तो आप चाहते हो कि भाई फटीग में भी मुझे CERT.in याद आए, है ना, मुझे OS इंट याद आ जाए, है ना, मुझे ये याद आ जाए कि भाई PIB की फैक्ट चेक यूनिट भी बैठती है ना, कोई मतलब कोई कि मतलब हमारे साइबर सेल्स भी होते हैं ना, तो मुझे ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। फिर इसी के साथ आप कहोगे कि सिटीज़न रिपोर्टिंग भी हो सकती है, कि अगर सिटीजन्स को लगता है कि ये डीप फेक है तो सिटीजन्स की पावर से हम उस वीडियो को AI जनरेटेड डिक्लेयर कर पाएँ, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई बताओ, किसी ये देखने का कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना हो। अगर मेजॉरिटी सिटीजन्स ये कहें, ट्रूली डेमोक्रेटिक प्रोसेस यही है ना, कि अगर मेजॉरिटी सिटीजन्स उसको रिपोर्ट करे तो उस वीडियो को आप टेक डाउन कर दो। अगर किसी भी वीडियो की मास रिपोर्टिंग होती है तो उसे टेक डाउन कर दिया जाए। चलिए, वे फॉरवर्ड क्या होगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि स्ट्रेंथन मीडिया एंड डिजिटल लिटरेसी, जैसे कि यहाँ पे देखो डिजिटल इंडिया मिशन भारत का था। फिर उसके बाद #डोंट स्प्रेड फेक न्यूज़, ऐसा करके कैंपेन भी हमने बनाया था। फिर उसके बाद इन्फोर्स प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी, है ना, फॉर एग्जांपल भाई क्विक टेक डाउन मैकेनिज्म, सहयोग पोर्टल बनाया, IT रूल्स को हमने मॉडिफाई करा। बूस्ट फैक्ट चेकिंग नेटवर्क्स, फॉर एग्जांपल PIB का फैक्ट चेक आया था, ऑल्ट न्यूज़ का फैक्ट चेक आया था।
फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं लेजिस्लेट अगेंस्ट डीप फेक, फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल पेनल्टीज हम इंक्लूड कर सकते हैं इन द डिजिटल इंडिया एक्ट। फिर इसके बाद भाई पब्लिक सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहेंगे PTS का आप इस्तेमाल कीजिए, पॉज, रुको, सोचो कि जो तुम फॉरवर्ड कर रहे हो वो सही है और फिर शेयर करो, पॉज थिंक एंड शेयर। एम्पावर रेगुलेटरी बॉडीज़, है ना, एम्पावर रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन सी, जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो गई। फिर इसके बाद अडॉप्ट टेक बेस्ड वेरिफिकेशन, कि आप ब्लॉकचेन और वाटरमार्किंग और फेशियल मिसमैच डिटेक्शन टूल्स बनाओ, जैसे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का वीडियो ऑथेंटिकेटर हो गया, है ना। तो ऐसे करके आप टूल्स बना सकते हो जिससे कि आप जो AI जनरेटेड कंटेंट है उसको सेग्रीगेट कर सको। ग्लोबल कोलैबोरेशन भी करनी पड़ेगी ताकि बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो। द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू सी इज एल्गोरिथमिक रेडिकलाइजेशन। बस आपको ना इसका मतलब समझ में आना चाहिए। देखो, एल्गोरिदम जैसे अभी देख लीजिए, ये जो मेरा चैनल है ना, इस चैनल के ऊपर एक महीने में 1000 सब्सक्राइबर हो गए और दिन के 100 सब्सक्राइबर भी आते थे, है ना। ऐसा क्यों हो पा रहा था, मतलब इनिशियली ही 1000 सब्सक्राइबर हो गए एक महीने में। इससे पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था 2017-18 में, तो ऐसा था कि बस एक महीने 10 महीने हो गए सिर्फ 100 ही सब्सक्राइबर, मतलब 5-6 महीने में 100 सब्सक्राइबर ही थे। तो क्या डिफरेंस आया, डिफरेंस ये आया कि अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मतलब व्हाट एल्गोरिदम विल शेयर, कि यूपीएससी एस्पिरेंट को क्या चाहिए, यूपीएससी एस्पिरेंट को चाहिए कि उसे मेंस का कंटेंट एंड टू एंड मिल जाए। तो इसलिए आप देखोगे मैं फालतू की बकवास नहीं करता, मैं स्ट्रैटेजी के वीडियोस नहीं डालता, क्योंकि मैं उसमें कम्पीट ही नहीं कर सकता, उसमें बहुत प्रचंड कंपटीशन है ना। ऐसे मतलब इस्टेब्लिश्ड स्ट्रैटेजिस्ट बैठे हुए हैं जिनको मैं बीट नहीं कर सकता। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करके दिखा सकता हूँ एस्पिरेंट को कि इफ़ यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल आई विल ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, चाहे प्रीलिम स्टेज पे या मेन स्टेज पे, है ना। तो ऐसे करके तो आई गॉट 1000 सब्सक्राइबर्स इन अ मंथ। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो आई एम नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, आई एम गेटिंग लाइक 5-10 सब्सक्राइबर्स इन अ डे। और कंटेंट तो मैं डाल ही रहा हूँ, क्या हो गया, बिकॉज पीपल हैव शिफ्टेड टूवर्ड्स द प्रीलिम्स, है ना। प्रीलिम्स में लोगों की बैंड बजती है तो हर कोई अब प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अब एल्गोरिदम जो है वो मुझे बोल रहा है कि बेटा अगर तेरे को अपने चैनल को ग्रो करना है तो प्रीलिम्स का कंटेंट बना, मेंस का कंटेंट मत बना। लेकिन हम तो बनाएंगे क्यों, क्योंकि भाई सीरीज स्टार्ट करिए तो कंप्लीट करनी है, और मेंस भाई 70 दिन में क्या क्या पढ़ लेगा आदमी, आदमी बोर आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं तो मेंस करता रहूँगा, है ना, मैं तो मेंस का कंटेंट बनाता रहूँगा, है ना। लेकिन प्रीलिम्स को भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब जब मैं प्रीलिम स्टार्ट करूंगा तो हाँ, मतलब मान लो फिर से दिन के कुछ सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सब कौन बता रहा है मुझे, ये सब मुझे बताता है यूट्यूब का एल्गोरिदम। यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से आपको वीडियोस आते हैं, इसलिए तुम देखोगे, तुम ज़्यादा जैसा जैसा जो चीज़ें तुम देखोगे ना वही तुम्हारी वॉल पर आती हैं, है ना। आपकी जो यूट्यूब जब आप खोलते हो तो मेन स्क्रीन पे जो वीडियोस रिकमेंडेशन आती हैं वो एल्गोरिदम रिकमेंड करता है। क्यों, क्योंकि एल्गोरिदम ने आपकी एक डिजिटल इमेज बना रखी है ना। उस डिजिटल इमेज या एक डिजिटल आईडी आपकी बना रखी है, उसके बेसिस पे आपको रेकमेंड करता है। और ये एल्गोरिदम बताएगा कि इंसान को क्या दिखेगा। एल्गोरिदमिक रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एल्गोरिदमिक रेडिकलाइजेशन रेफर्स टू यूजर्स बीइंग नज्ड टुवर्ड्स एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज फॉस्टरिंग पोलराइजेशन एंड आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी, है ना। फॉर एग्जांपल एल्गोरिदम जो होगा, है ना, मान लीजिए मैं आपको अपना ही एग्जांपल बताता हूँ। भाई अभी ना एक न्यूज़ आई थी कि राजस्थान में कोई इंसान था, वो गाय का मांस लेके जा रहा था, तो कुछ मतलब राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन से पकड़ के उसको मार डाला। तो मैंने वो वीडियो देखा। फिर इसके बाद भाई वहाँ से मेरी पूरी की पूरी यूट्यूब के ऊपर जो राइट विंग के जो भी मतलब कंटेंट है वही सब आता रहेगा। फॉर एग्जांपल एकदम मतलब एक्सट्रीम डीजे वाले भजन आ रहे हैं, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये क्या चल रहा है ना, कि मतलब वो ऐसा हो गया ना कि उसने मान लिया कि मेरी आइडियोलॉजी राइट विंग की है और जो राइट विंग देख रहा है वही मुझे मुझे वो परोस रहे हैं, है ना। तो फिर आई क्लियर्ड माई हिस्ट्री और फिर मैं जो यूपीएससी का कंटेंट देखने लगा तो अब मस्त हिस्ट्री आती है। तो आई हैव टू डू दिस ऑल्सो, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस का ज़्यादा देखोगे तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के वीडियोस आएंगे, जैसे मुझे प्रशांत धवन सर के वीडियोस रिकमेंडेशन में आते रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दिस इज़ एग्जैक्टली इज़ एल्गोरिदमिक रेडिकलाइजेशन, की एल्गोरिदम आपको दिखाना चाहता है जो आप पसंद करते हो, और एल्गोरिदम चाहता है कि आप लंबे समय तक यूट्यूब पे रहें। तो वो आपको एक्सट्रीम 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 कंटेंट दिखाता रहेगा। क्यों, क्योंकि फिर तेरे को नीचे वाले कंटेंट में मज़ा नहीं आ रहा, है ना। मान ले पहले तूने डीजे वाले गाने सुने, है ना, मान ले कि पहले तूने भजन सुने, मान ले कि तूने प्रेमानंद बाबा जी के भजन सुने, है ना, वंडरफुल सेंट, है ना, रियल। ऐसे लगता है कि उनको देख के लगता है कि हाँ मतलब पहले के ज़माने में सेंट होते थे।
अब प्रेमानंद जी की बातों में मज़ा नहीं आ रहा, तो तू क्या करेगा, प्रेमानंद जी के एडिट देखेगा। अब प्रेमानंद जी के एडिट्स में मज़ा नहीं आ रहा, तो तू क्या करेगा, डीजे वाले भजन सुनेगा। अब डीजे वाले भजन में मज़ा नहीं आ रहा, तो क्या करेगा, सिग्मा वाले और फॉन्ग के सॉन्ग सुनेगा। है ना। तो ऐसे करके क्या हो रहा है कि जो तेरी कंटेंट कंजम्पशन है वो क्या होती जा रही है, एक्सट्रीम होती जा रही है ना। तो अब फॉन्ग के आगे क्या है बताओ, फॉन्ग के आगे क्या होगा कि यू वांट एवरीथिंग विच इज़ इंस्टेंट, है ना। कि इंस्टेंटली कोई भी ट्रेंड आएगा तू जानना चाहता है उसको, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है यूट्यूब पे, तो इसी को हम कहते हैं एल्गोरिदमिक रेडिकलाइजेशन। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर स्टार्ट करते हैं एज हम्बल, बहुत प्यार से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे भाई वो गुस्सा करने लगते हैं ना, क्लास में गुस्सा करने लगेंगे, ऐसे वीडियोस कहेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिसकी रील कटे, है ना, जिसकी रील कटे, है ना। ऐसी बातें करेंगे कि डीएम, देश में 3 ही लोगों के पास पावर होती है, पीएम, सीएम और डीएम, तुम्हें भी डीएम बनना होगा, एक काम करो आईएएस की तैयारी छोड़ दो, है ना। ऐसी सारी बातें, तो इससे क्या होता है कि ना रीच बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम ही मतलब एल्गोरिदम जो होता है ना, एक्सट्रीम स्टांसेस को ज़्यादा पुश करता है, ठीक है। एक्सट्रीम स्टांसेस को और जो रेडिकल स्टांसेस होती है उनको पुश करता है, ठीक है। तो इसलिए इससे क्या होगा, इको चेम्बर बन जाएंगे और फिल्टर बबल्स बन जाएंगे, क्योंकि हम एक ही तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, तो एल्गोरिदम ही हमको रेडिकलाइज कर दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैकेनिज़म्स को ओपेक करो। जो जो कंपनीज़ है ना, जैसे यूट्यूब जैसी जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, उनको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रियलाइज़ करना है ना, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी रियलाइज़ करना है। सिर्फ आई वुड सॉरी, सिर्फ यूज़र एंगेजमेंट की तरफ ध्यान नहीं देना है। समथिंग लाइक दिस यू हैव टू राइट कि यूज़र एंगेजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है ना। और जो इनअप्रोप्रिएट या फिर आई वुड से कि वॉयलेंट कंटेंट है ना, उसके नीचे ये लोग क्या कर सकते हैं, एडवाइजरी भी इशू कर सकते हैं कि इसका जो कंटेंट है ना वो अनवेरीफाइड सोर्सेज से आया है। मान लीजिए कि कोई ऐसा वीडियो बना रहा है कि भाई इनको काट देंगे, इनको निकाल देंगे, ये कर देंगे। अरे निकाल के लेके कहाँ जाओगे, कहीं नहीं लेके जा सकते ना, अपने ही लोग हैं भाई, है ना, अपने ही लोग हैं। एंड ऐसा नहीं कि हर कोई ख़राब है। तो इसीलिए फिर वहाँ पे ना सोशल मीडिया की एडवाइजरी इशू कर सकती है कि कोई भी इस कंटेंट के लिए कोई भी वेरीफाइड सोर्सेज जो हैं वो हमको सबमिट नहीं करी गई। ये जो व्यूज़ हैं ना वो अपने होंगे, या फिर जैसे सरकार भी कहती है कि भाई आपको डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा, है ना। अगर मान लीजिए आप कुछ भी ऐसा बोलते हो जो कि एंटी एंटी रिलीजन है या एंटी सोशल है या फिर आप एंटी नेशनल है, तो आपको वहाँ पे डिस्क्लेमर डालना पड़ता है बिगिनिंग में कि भाई ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, है ना। मैं किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म जाति का मैं निरादर नहीं करना चाहता हूँ। और फिर वो वीडियो चलाते हैं, है ना। तो ये डिस्क्लेमर क्या है, डिस्क्लेमर बेसिकली आई वुड से दिस इज़ फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि भाई जो बोलने वाला है ना वो उसके पर्सनल व्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एल्गोरिथमिक रेडिकलाइजेशन पे एग्जांपल आ सकता है ना। और आप इसमें ना एक मस्त, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है ना, बाबा बाबा का मत देना, कोई और एग्जांपल दे देना। कि ऐसे लिख देना कि भाई इंसान पहले स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस को सुनता है, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस से वो चले जाएगा किसके ऊपर, आई वुड से कि रिलीजियस रेडिकलिज्म पे चला जाएगा। रिलीजियस रेडिकलिज्म के बाद क्या चला जाएगा, कॉल टू एक्शन होगी। कॉल टू एक्शन के बाद क्या होगी, मोबिलाइजेशन एंड आई वुड से सोशल अनरेस्ट। तो ऐसे करके जाता है। तो ये जो इसी के जो वीडियोस होते हैं ना, तो यहाँ पर आप लिख देना कि जब स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस होगा तो आप लिख दोगे कि 1000 व्यूज़, है ना। ऐसे करके आप लिख देना कि 1K व्यूज़, यहाँ पे आप लिख दोगे 10K व्यूज़, यहाँ पे आप लिख दोगे 100K व्यूज़, यहाँ पे आप लिख दोगे 1 मिलियन व्यूज़, है ना। कि कैसे आप नीचे फिगर में लिख दोगे, फिगर हाउ सोशल मीडिया हाउ सोशल मीडिया सोशल, आप लिख दोगे एल्गोरिदमिक रेडिकलाइजेशन प्रमोटिंग एक्सट्रीम कंटेंट विजावी प्रमोटिंग एक्सट्रीम कंटेंट मोर देन द, बस इतना लिख देगी, मतलब ऐसे कि एल्गोरिदमिक रेडिकलाइजेशन सोशल मीडिया प्रमोटिंग एक्सट्रीम कंटेंट। इसके मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है, इसके आपको मार्क्स मिलते हैं एग्जामिनेशन में। क्या मैंने यहाँ पे किसी धर्म के बारे में लिखा, नहीं लिखा। क्या मैंने ये लिखा कि कोई एक धर्म रेडिकलाइज हो रहा है या रेडिकलाइज कर रहा है, नहीं लिखा, है ना। तो आपके पास ये बुद्धि होनी चाहिए कि भाई आपको एक होता है ना कि वो रेस्ट्रेंट होती है कि ज़्यादा ज्ञान है तो फालतू में बताने या दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको। व्हाट डू यू हैव टू हैव इज़ कि एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने मेरा हिंट दे दिया, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैसेजिंग करनी है ना, मैसेजिंग करनी है अपने आंसर्स के थ्रू कि मुझे ये चीज़ पता है ना। ये नहीं करना कि भाई सो एंड सो इंसान ने सो एंड सो चीज़ करी थी, ठीक है। चलिए, सोसाइटल इम्पैक्ट एंड एल्गोरिदमिक रेडिकल सोशल इम्पैक्ट ऑफ एल्गोरिदमिक रेडिकलाइजेशन। भाई पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो जाएगी, है ना। जैसे कि 2016 यूएस इलेक्शंस,
एंड इंक्रीज पोलराइजेशन ड्यू टू ड्यूरिंग इंडियन इलेक्शंस, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा ना, जब भी मुझे कोई डायरेक्ट एक्शन लिखना होता है या डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखना होता है, तो मैं यूएस के या फिर चाइना का तो कुछ पता नहीं चलता है ना, यूएस के बारे में लिख दिया, अफ्रीका के बारे में लिख दिया, ठीक है। इंक्रीज इन हेट क्राइम्स एंड वायलेंस, यहाँ पे आप देखो डेली राइट्स है ना, ये तो आप लिख सकते हो क्योंकि ये तो अब इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया था। रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ होती है, फॉर एग्जांपल टेलीग्राम एंड ट्विटर पे हमने आईसिस की देखी थी ना, आईएसआईएस की। ऐसे दिखाते हैं कि मतलब क्या मस्त जीवन हम लोग जी रहे हैं ना, खा पी रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं और अल्लाह अकबर ऐसे बोलते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए, स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन है ना, धर्म के, मैंने कहा ना भाई, हमेशा याद रखना कि धर्म एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता, वो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो हर वो इंसान जो एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोमिस करता है धर्म के नाम पे, वो सिर्फ ढोंगी है ना, वो बस आपको लूट के चला जाएगा। हमेशा धर्म जो होता है वो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, ठीक है। मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी होते हैं, फॉर एग्जांपल राइज इन ऑनलाइन ट्रिगर्ड मेंटल हेल्थ कंसर्न्स ग्लोबली, बिल्कुल भाई। आई वॉज लाइक कि जब मेरा मीन्स नहीं हुआ तो आई वॉज स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन यूट्यूब, एंड देन आई टोल्ड माई सिस्टर तो एक काम कर, ये वाला जो मेरा जो यूट्यूब है ना इसमें पिन लगा दे। एंड आफ्टर दैट आई सॉ दैट, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड मोटिवेशन, 2024 की बात है ये, आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड मोटिवेशन टू स्टडी अगेन, एंड आई सॉ कि वॉट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। तो भाई वो 15-20 दिन हो गए मैंने किताब ही नहीं छुई आफ्टर द मेंस रिजल्ट। देन आई वाज लाइक कि भाई ये थोड़ा गलत जा रहा हूँ। तो मैंने मेरी बहन को बोला इसमें पिन लगा दे यूट्यूब पे, है ना, तो उसने यूट्यूब पे पिन लगा दिया। एंड आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली भाई आई स्टार्टेड स्टडिंग, मतलब मैंने मार्च में हर दिन आंसर राइटिंग करी, हर दिन, है ना। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल इज दिस, कि मतलब जनवरी फरवरी में मेंस पढ़ा, मार्च में आंसर राइटिंग करी, अप्रैल मई में बैठ के अपना प्रीलिम्स पढ़ा और एग्जाम देने चले गए। एंड आई वॉज लाइक व्हाट द हेल इज दिस, एंड दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड टेलिंग पीपल जो भी मेरे आसपास थे, हु वॉज फीलिंग डिप्रेस बिकॉज ऑफ यूपीएससी की जर्नी या दूसरे सीए वीए कोई भी एस्पिरेंट थे, है ना, यूपीएसआई के कहीं के भी। तो आई वुड ऑलवेज टेल देम कि भाई जस्ट डू दिस वन सिंपल थिंग, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। एंड सबने पॉजिटिव ही, पॉजिटिव, एवरीबडी सेड कि हाँ पॉजिटिव, एवरीबडी सेड कि मतलब हाँ आउटकम्स तो इसके पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे लिखा है स्टेप्स टेकन एट ग्लोबल एंड नेशनल लेवल, तो भाई यूरोपियन यूनियन डिजिटल सर्विस एक्ट लेकर आई थी, डिजिटल सर्विसेज एक्ट 2023। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप डिजिटल सर्विसेज, जैसे मैं अभी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करूँ, मान लो कल मैं ऐप के अंदर पेड कोर्सेज लेकर आऊँ, तो मुझे भी मतलब डिजिटल सर्विसेज एक्ट यूरोपियन यूनियन का मानना पड़ेगा अगर यूरोपियन यूनियन के लिए कोई कोर्सेज लेकर आता हूँ। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। फ्रांस ने कहा है कि लोकलाइज्ड कंटेंट की मॉडरेशन होगी, अगर कोई भी कंटेंट सेंसिटिव है तो उसे मॉडरेट करना पड़ेगा। यूनाइटेड किंगडम ऑनलाइन सेफ्टी बिल लेकर आया है कि जो लोग हैं ना, जैसे मतलब पब्लिक सेफ्टी बिल है कि पब्लिक स्फीयर के अंदर आपकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, वैसे यूके में है ऑनलाइन सेफ्टी बिल। भारत भी पीछे नहीं है, हमारा भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2020 बनाया है, ठीक है। बहुत पावर है भाई इसके अंदर ना, मतलब बहुत ज़्यादा पावर है इस गवर्नमेंट के पास। इस पावर का अगर यूज़ करे सरकार अच्छे तरीके से, तो हमारी ऑनलाइन एक्सपीरियंस बहुत मस्त हो सकता है, और अगर नेगेटिव तरीके से करे तो इट कैन मेक इंडिया सर्वेलेंस स्टेट ऑल्सो, है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना, वो कहते हैं कि आई विल शो मी द मैन, शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल्स, आई विल, ये जी एथिक्स में लिखना है, आई विल शो यू द रूल्स, ठीक है। कि रूल्स जो होते हैं ना, उनके उनका स्पिरिट मैन की इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, वो आर्टिकल 19(1) को ज़्यादा प्रायोरिटी देगी, है ना, मतलब जो कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपकी फ्रीडम की बात करता है। कोई हो सकती है जो कि आर्टिकल 19(2) को ज़्यादा तवज्जो दे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगानी है हर चीज़ पे, है ना। तो इसलिए कहते हैं, तो वे फॉरवर्ड क्या है, ऑल्गोरिदम्स का ऑडिट होना चाहिए, डिफाइंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई अगर आपकी वजह से रेडिकलाइजेशन हो रही है तो आप भी अकाउंटेबल हो, तुम भी जाओगे होलसेल में। लोकलाइज्ड मॉडरेशन फ्रेमवर्क होने चाहिए कि मतलब हम मतलब मॉडरेट करें कंटेंट को, कंटेंट कुछ भी नहीं डाल सकते आप यूट्यूब पे या कहीं पे, है ना। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए, ग्लोबल कोऑपरेशन होनी चाहिए, है ना। तो दिस इज़ हाउ यू शुड राइट कि भाई अगर सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है पब्लिक, कि भाई वो देश जहाँ के लोग ही मतलब नहीं चाहते हैं कि भाई देश के अंदर दंगा फसाद हो, वहाँ पे कभी भी दंगा फसाद नहीं होगा। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया इन इंटरनल सिक्योरिटी। अगर मुझे अपने लिए और तुम्हारे लिए कुछ वो करना हो, मतलब समथिंग विच आई स्टडीड, मैंने क्या देखा
मैंने देखा कि भाई आईटी रूल्स हैं, यहाँ पे आईटी रूल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिसके अंदर एक सहयोग पोर्टल भी देखा था। फिर इसके बाद मैंने देखा कि 24 आवर्स के अंदर जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज हैं उनको सेक्सुअल कंटेंट जो है वो हटाना पड़ेगा, विमेन एंड चाइल्ड के ऊपर जो होगा। 36 घंटे के अंदर कोई एंटी सोशल एलिमेंट है ना, उसको हटाना पड़ेगा। अनलॉफुल एलिमेंट्स कोई अगर पोस्ट होगी तो उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने CERT.IN को देखा, CERT.IN को देखा, जो कि क्या कर रही है इस समय पे, CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, ये क्या कर रही है, ये AI बेस्ड फॉरेंसिक टूल्स बना रही है, जिससे कि AI को, मतलब AI को हम आई वुड से कि अ, मतलब AI फॉरेंसिक टूल्स बना रही है, जिससे कि आप मतलब वो रियल, मतलब जो AI इन्वेस्टिगेशन या फिर जो डिजिटल AI के जो फ्रॉड्स होते हैं ना उनको काउंटर किया जा सके। फिर इसके बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि फैक्ट चेक यूनिट किसने इस्टेब्लिश करी है, PIB ने। प्राइवेट लेवल पे ऑल्ट, है ना, ऑल्ट ऑल्ट करके था ना, ऑल्ट न्यूज़ का था शायद, तो उन लोगों ने फैक्ट चेक यूनिट बनाई हुई है। फिर इसके बाद मैंने और क्या देखा, मतलब मैं ना वो बता रहा हूँ कि फ्रेमवर्क्स की मतलब और क्या क्या हो रहा है। आई वुड से कि, और हाँ, हमने हमने देखा था कि कैसे AI और मेटा डेटा का इस्तेमाल हो रहा है। मेटा डेटा का इस्तेमाल हो रहा है किस चीज़ के लिए, AI और मेटा डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, प्लस सोशल मीडिया का जो मेटा डेटा, उसके बाद जो कि हम देख रहे हैं कि मार्वल मार्वल जो कि महाराष्ट्र का है ना, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं किस लिए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो दिस इज़ द एक्स्ट्रा एडिटिव लेयर विच आई हैव अंडरस्टूड, है ना। बाकी ऑफ कोर्स जब सेकेंड टाइम रीड करेंगे तो और मिलेगा कंटेंट, थोड़ा सा दिमाग पे जोर मारेंगे तो और मिलेगा कंटेंट, बट इतना अगर मेरे को समझ में आ रहा है तो आई थिंक आई एम गुड। और एंड ऑफ कोर्स मैंने एक और चीज़ कही थी कि हमेशा यहाँ पे किसके बारे में लिखना है, आर्टिकल 19(1) जो कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, एंड आर्टिकल 19(2) जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। और फिर इसके बाद आप क्या करोगे, आप एग्जाम्पल से जीतने की कोशिश करोगे। हमने दिल्ली राइट्स को देखा था 2020, हमने इंडियन एक्ट्रेसेस के डीप फेक वीडियोज़ को देखा, हम लोगों ने आई वुड से कि साइबर फ्रॉड्स के बारे में आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल AI जनरेटेड वॉइस से एक एक बैंगलोर के इन्वेस्टर को लूट लिया गया, है ना। तो समथिंग लाइक दिस आई वुड राइट इन द एग्जामिनेशन, कि मैं इल्स दिखाऊंगा, इल्स को रोकने के लिए सरकार के दिखाऊंगा, और बाद में लिखूंगा क्या करना पड़ेगा, कि जो हमारे IT रूल्स है ना, IT रूल्स जो होते हैं ये सरकार को या स्टेट को इमेंस पावर देते हैं, इनका राइटफुल यूज़ होना चाहिए, जो कि बैलेंस करे क्या, एक प्लेजेंट ऑनलाइन एक्सपीरियंस को, प्लस रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स प्रिवेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल आर्टिकल 21 भी आ गया इसमें, राइट टू प्रिवेसी, पुट्टा स्वामी जजमेंट है ना 2017 की। तो दिस इज़ हाउ यू राइट इन द एग्जामिनेशन। हमने इतना सब कुछ पढ़ा ताकि हमें ये आ सके। आप ये लिखोगे अपने मेंस के एग्ज़ाम में। जस्ट इमेजिन भाई, कोई अगर एस्पिरेंट इतना लिख रहा है, तुमको सच में लगता है कि उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे? यू विल गेट वेरी हाई नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है। बस इसको मेरे साथ रिवाइज ज़रूर कर लेना अपने प्रीलिम्स के बाद। नाउ वी हैव टू सी साइबर सिक्योरिटी विच वी विल सी व्हेन वी विल मीट अगेन।